राणा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। पीटीआई की हुकूमत की जो 3 साल कारकर्दगी है, बजायर हुकूमत तो बहुत दावे कर रही है जी कि हमने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं, मैशत भी तरक्की कर रही है और इकनॉमिक इंडिकेटर भी बड़े पॉजिटिव हैं और हाउसिंग के शोबे में भी इनकलाब आ गया। तो आप एक वाइट पेपर भी ज़ाहिर है आपकी जमात जो है वो जारी करने जा रही है, तो ओवरऑल हुकूमत की कारकर्दगी को आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखें, आम आदमी को तीन जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती हैं। नंबर वन इफरात ज़र है, इन्फ्लेशन, जो हमारे दौरे हुकूमत में 5% से एवरेज 5 सालों के अंदर कम रही, आज वो डबल डिजिट पे है महंगाई, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन हो, रूरल हो, अर्बन हो, और पूरे रीजन में जिसमें अफगानिस्तान से लेके इंडिया, बांग्लादेश, आपकी हाईएस्ट इन्फ्लेशन है इफरात ज़र। नंबर दो, गुर्बत। मुख्तलिफ जो माहिर माशियात हैं उनका दावा है कि 10 से 15% पाकिस्तान की आबादी जो है वो इन 3 सालों में गुर्बत की शरह से नीचे इजाफा हो गया उनका। इसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आज आप किसी भी यूनिवर्सिटी से सर्वे करा लें कि जो फ्रेश जो बैच जो ग्रेजुएट्स का होता है उसकी 20% अब्जॉर्प्शन भी नहीं है जॉब मार्केट में। और इस वक्त हुकूमत के अहदाफ बता रहे हैं कि 85 लाख आदमी अनएम्प्लॉयमेंट की जद के अंदर है, जिन्होंने कहा था कि 1 करोड़ नौकरी देनी है। ये तो वो हदफ हो गए जो कि आम आदमी को जो है अफेक्ट करते हैं। अगर आप हुकूमत की परफॉर्मेंस पे आ जाए तो मैं आपसे एक दो मोटे मोटे फिगर्स शेयर कर लेता हूं। देखें, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो खसारा जो हुकूमत का जो टैक्स इकट्ठा करती है, आमदन और उसके अखराजात, हमारे 3 साल दौर में जो 3 साल मुस्लिम लीग नून के थे, पहले 3 साल, उसमें 4,200 अरब का फिस्कल डेफिसिट था, खसारा था। इनके 3 साल के अंदर 10,700 अरब का फिस्कल डेफिसिट है। उसकी क्या वजह है? वजह यह कि हमारे दौरे हुकूमत में जो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन थी वो हर साल 20% से बढ़ी थी और हमने दुगनी कर दी 5 सालों में। अब पिछले 3 साल से सिर्फ 18% टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, जो कि 7% से भी कम है सालाना। तो हुकूमत जो है नाकाम होगी टैक्स कलेक्शन के अंदर। अगर आप इनके कर्जों की बात करें तो जो कर्जा हम लोगों ने 5 सालों में लिया, इन्होंने अपनी 2.5 साल की मुद्दत में उसको क्रॉस कर लिया और अब तकरीबन 1.5 गुना कर्जे पे ये खड़े हैं जो हमने 5 सालों में लिया। तो ये कर्जे की, अब ये कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी, तो एक्सपोर्ट सिर्फ 2% बढ़ी है 2018 के बाद। जो 24.8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी वो 3 सालों बाद 2% बढ़ी है और आपने रुपए को 40% से ज्यादा जो है वो गिरा दिया। और अब आप ये देखें कि पिछले सिर्फ 4 महीनों के अंदर 14 रुपए जो है वो रुपए की वैल्यू जो है वो कम हुई और डॉलर महंगा हुआ है। अच्छा राणा साहब ये और बताएं, इसी दौरान आपका कोई तल्लुक फैसलाबाद से और एक इंडस्ट्रियल हब भी है, तो कल की तकरीब में हमें बताया जा रहा था और वहां असद उमर और पूरी काबीना थी और वो जो प्रेजेंटेशन प्राइम मिनिस्टर के सामने दी गई हमें, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो टेक्सटाइल सेक्टर है असल में अब रिवाइव हुआ है और वो सनतकारों के कुछ इंटरव्यू भी दिखा रहे थे। तो आप इससे इत्तफाक करते हैं कि जो हुकूमत क्लेम कर रही है कि टेक्सटाइल में बहुत बेहतरी आई है? देखिए, मैंने तो आपको पूरी एक्सपोर्ट का बता दिया कि पूरी एक्सपोर्ट 2% से बढ़ी है। अगर इसको वो तरक्की जो है वो डिक्लेयर, ये इनके अहदाफ है ना, ये मेरे फिगर तो नहीं है, ये तो स्टेट बैंक कहती है कि 25.2 अरब डॉलर की इन्होंने एक्सपोर्ट की पिछले साल में। हमने 24.8 अरब की एक्सपोर्ट की थी 2018 में। अगर ये 3 सालों बाद 40% रुपए को गिराने के बाद ये तरक्की है तो मैं तो इसको तरक्की कम से कम नहीं मानूंगा। ये एक बदतरीन परफॉर्मेंस है। और आप दूसरी साइड पे देखें, ये हमें ब्लेम करते थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा जो है वो बहुत ज्यादा हम छोड़ के गए थे, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल बने। तो आज जो इनका इस साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट की जो बात की जाती है, तो जो गवर्नर स्टेट बैंक है वो कहते हैं कि 2 से 3% होगी, जो कि 6 अरब से 9.5 अरब बनता है। और वो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो कहती है कि 13 अरब डॉलर पे करंट अकाउंट डेफिसिट जाएगा। तो जो ये बगले बना रहे थे पिछले साल कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को पॉजिटिव कर दिया है, वो इस साल तो तकरीबन उसी हद पे जा रहा है जिस पे नून लीग छोड़ के गई थी। तो मैं नहीं समझता। देखें, अगर तरक्की किसको कहते हैं, मेरा पॉइंट ये, तरक्की इस चीज को कहते हैं जब आपकी मिडिल क्लास जो है वो खुशहाल हो, जब उसके पास इतनी आमदन हो कि वो अपनी जो फौरी जरूरत है उससे बढ़ के भी खर्चा कर सके, जैसे नए कपड़े खरीद सके। तो मिडिल क्लास तो स्क्वीज हो गई, जो गरीब गुर्बत है उसके अंदर इजाफा हो गया। तो अगर ये तरक्की सिर्फ वो चंद माफियों की है, चाहे वो बड़ा सनतकार है
या वो बड़ा ताजर है, तो ये पाकिस्तान की तरक्की कतन नहीं है। अच्छा राना साहब, क्योंकि ओवरऑल अगर थोड़ा सा फरमाइएगा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, अहम तरीन कंपोनेंट होता है किसी भी मुल्क की मईशत में, उसका एक कलीदी किरदार होता है। तो 3 साल के अदवार हमने देखा है इसमें, 3 साल में कि इसमें एफडीआई में बड़ी रिकॉर्ड कमी वाकई हुई है, और वन विंडो ऑपरेशन और ओवरऑल जो भी पॉलिसी बनाएगी, क्या वजह है कि हुकूमत इन्वेस्टर को रागिब करने में, उसके एतमाद को बहाल करने में क्यों नाकाम हुई? देखिए, इसका सबसे बड़ी वजह सीपेक के प्रोजेक्ट को उस स्पीड से आगे लेके ना जाना, सीपेक के प्रोजेक्ट से तवज्जो जो है वो हटा के उसको, अब तो तकरीबन सीपेक जो है वो कछुए की चाल चल रहा है। और जब हमारा दौरे हुकूमत था तो सीपेक के साथ साथ बाकी ममालिक भी इसका हिस्सा बनना चाह रहे थे, जिसमें यूरोपियन ममालिक थे, जिसके अंदर आपके मिडल ईस्ट के ममालिक थे, सऊदी अरब था। अब इन्होंने ये किया कि सीपेक को सुस्त रवि कर दिया। आप यूरोपियन ममालिक का भी तवज्जो उधर से हट गई, और जो सऊदी अरेबिया की, इन्होंने भी अनाउंस किया कि वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उनसे आपके तल्लकात उस लेवल पे नहीं रहे जिस लेवल पे हमारी हुकूमत पे थे। तो ये जो एक फॉरेन पॉलिसी का जो फेलियर रहा है इनका, और सीपेक को जो प्रायोरिटी ना बनाना है, वो सबसे बड़ी वजह रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के गिरने की। अच्छा सर, अब एनर्जी सेक्टर की तरफ आते हैं। पाकिस्तान स्टिल जो है वो फेस कर रहा है एनर्जी क्राइसिस को, और बड़ी महंगी एलएनजी भी खरीदी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम 10 साल में मजीद बड़े 10 डैम बनाएंगे, और बाशर डैम पे भी हमारे दौर में काम शुरू हुआ है। तो अब आप समझते हैं कि जो इस वक्त यानी कि तवानाई का बहरान है, उसको बीट करने के हवाले से किस तरह की स्ट्रेटेजी इख्तियार की जानी चाहिए? लेकिन सबसे पहले तो ये पीएमएलएन को इसका क्रेडिट जाता है कि मोहम्मद डैम हो जाए, चाहे वो बाशा डैम हो, तो हमने इस पर रिकॉर्ड काम किया। और जो हमने फंड एलोकेट किए, नीलम जेलम हो जाए, नीलम जेलम को हमने मुकम्मल किया और हमारे दौरे हुकूमत में हमने उसको चलाया। तो ये वो डैम्स के ऊपर पीएमएलएन की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त थी। इनका प्रोपोगेंडा जबरदस्त है, लेकिन कारकर्दगी उस लेवल पे नहीं है। और उसका तयन आप इस चीज से कर सकते हैं कि जो हमने 5 साल दौरे हुकूमत में जो फंड खर्चे, चाहे वो मोहम्मद डैम हो, बाशा डैम की प्रोक्योरमेंट हो, नीलम डैम हो, अभी तक 3 सालों में वो उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। दावा प्रोपोगेंडा जरूर है, पॉलिसी अच्छी है, वो कंटिन्यू होने चाहिए। 2 साल तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब आके इन्होंने फंड एलोकेट किए, अच्छी बात है। अब जो एलएनजी का जो मामला है, वो तो काफी पेचीदा मामला है कि एलएनजी के अंदर हमें ये इल्जाम देते रहे कि हमने महंगी गैस ले ली, जो कि 13% ऑफ क्रूड ऑयल के ऊपर थी, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमने किया। अगर हमारी गैस जो हमने खरीदी वो महंगी थी, तो कोरोना के दौर में इनके पास मौका था कि ट्रैफेगोरा कंपनी ने इनको ऑफर की कि आप जो हमारे दौरे हुकूमत के मुआहदे हैं उनको 3 सालों के लिए $4 फी MMBTU पे कन्वर्ट करा लें। इन्होंने वो डील नहीं ली, और आज उसका वो तो चले एक अलग चीज होगी, जो इन्होंने अरबों डॉलर का नुकसान वो डील ना लेके ली, लेकिन जो हमारे मुआहदे थे आज वो $7-8 पे आ रहे हैं इस वक्त MMBTU पे, और ये जो स्पॉट पे खरीद रहे हैं एलएनजी वो $15 पे खरीद रहे हैं। ये $25 की बिड अभी आई है। और फिर मिसमैनेजमेंट है कि जहां आपको इनसार फर्नेस ऑयल पे नहीं करना चाहिए और एलएनजी के प्लांट चलाने चाहिए थे, वहां मिसमैनेजमेंट की वजह से इनका इनसार फर्नेस ऑयल पे ज्यादा रहा है, और एलएनजी की शॉर्टेज रही है इस हद तक कि कराची के अंदर जो है और पाकिस्तान के अंदर पहली दफा जून के अंदर गैस की लोड शेडिंग हुई। अच्छा सर, अगर हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो हुकूमत बहुत जोरों शोर से इस बात का ढिढोरा में पीट रही है, और रोजाना हुकूमत कहती है कि जी हाउसिंग के सेक्टर में जो एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने मुतरफ कराई है, उससे लोगों ने बड़ा फायदा उठाया और बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार के मौके भी मिले। आप वाकई इसको समझते हैं कि इस शोबे में कोई इनकी बेहतरी आपने देखी है, आप मुतमैन है, या आप समझते हैं कि उसमें कोई सिर्फ बातों की हद तक है और जमीनी हकायक से उसका कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए, बहुत बेहतरी है। जो हाउसिंग का माफिया है उसकी जेबें भर गई हैं। जो कंस्ट्रक्शन माफिया उसने अरबों रुपया कमाया, लेकिन जो 5 मरले का प्लॉट था उसकी कीमत दुगनी हो गई है, और आम आदमी की रीच से वो कहीं ज्यादा आगे निकल गया है। ये कहते हैं हमने नए पाकिस्तान के लोन दिए, तो जितने ये लोन दे रहे हैं उससे तो दुगनी तिगनी कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ऊपर गई है, जो अरबों रुपया सीमेंट ने कमाया है, जो स्टील मिलों ने कमाया है पैसा, वो पैसा जो है, और जो महंगाई जमीन के अंदर ब्लैक मनी और एमनेस्टी की वजह से हुई है, आज आम आदमी घर नहीं खरीद सकता। और ये कहते हैं हमने घर बनाने,
तो इन्होंने तो एक आम आदमी की रीत से घर बहुत दूर कर दी। मैं समझता हूं कि माफियों को पाला है इन्होंने और आम आदमी को पनिश किया। अच्छा राणा साहब, ये फरमाएगा, ये जो एहसास प्रोग्राम है जिसके लिए अरबों रुपए रखे गए हैं, पॉवर्टी एलिवेशन में आप वाकई समझते हैं कि इट्स हेल्पफुल? और सेकेंडली ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसमें भी अरबों की एलोकेशन है कि वो कहते हैं कि यूथ को हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं और उनको खुद रोजगार स्कीम के तहत रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। इन दोनों इनिशिएटिव को किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, जो एहसास प्रोग्राम है, जो कि पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, जो हमने नाम नहीं चेंज किया, हमने कंटिन्यू किया 5 साल में, ये एक अच्छा प्रोग्राम है। और ये इसके अंदर बेशक आप जो बिल्कुल कह लें कि गुर्बत की लकीर से जो नीचे घराने हैं उनकी सपोर्ट होती है। तो यहां तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इसको उस तर्ज या उस स्पीड पे ये बढ़ा नहीं पाए जिस स्पीड पे कोरोना में इसकी जरूरत थी, और उसकी एलोकेशन बढ़ाने के बावजूद मैं समझता हूं नाकाफी है। लेकिन जो इनका यूथ लोन प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम, वो फ्रॉड है। वो किस तरीके से फ्रॉड है? क्योंकि वो जो बैंकर्स हैं, जो बैंकर हजरात हैं, वो सारा लोन वो उन्हीं कंपनियों को दे रहे हैं जो उनके साथ रजिस्टर्ड है, पुरानी कंपनियों को जो जिनका उनके मामला चल रहे हैं। उसमें नौजवानों को जो लोन मिलना है वो मैं समझता हूं जो नए क्लाइंट हैं वो ना होने के बराबर है। और 90% जो ये लोन है वो पुराने क्लाइंट जो बैंकों से पहले लोन लेते थे उन्हीं को दिए जा रहे हैं। और ये इसके ऊपर मैं समझता हूं कि ये इसको बेनकाब करने की जरूरत है, क्योंकि जो नए नौजवान नस्ल जो है वो उसके लिए उसकी वो बहुत कम फीसद है इसके अंदर।